द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कृष्णचंद्र जी द्वारा लिखी कहानी अजनबी आंखें। चेहरे पर इसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे उसका सारा चेहरा अपना हो और आंखें किसी दूसरे की, जो चेहरे पर पपोटों के पीछे महसूर कर दी गई। इसकी छोटी नोकदार ठोड़ी, पिचके लबों और चौड़े चौड़े कीलों के ऊपर दो बड़ी बड़ी गहरी शाह आंखें अजीब सी लगती थी। पूरा चेहरा एक चालाक जहीन, शातिर, खुदगर्ज और कमीने आदमी का था। ऐसा चेहरा जो बरस बाद अक्सर इंसानों के यहाँ मिलता है, जो नौजवान होते ही गलत धंधों में पड़ जाएं। इसीलिए मुझे उसकी आंखों से बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। मालूम नहीं कहाँ से चुराई थी जालिम ने ये आंखें। मैं इसकी दुकान पर अपनी कमीज सिलवाने गया था। कोलुओन में इसकी कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी। बाहर तख्ता लगा था, यहाँ जोड़ा 24 घंटे में तैयार किया जाता है। तख्ते ने मुझे दुकान के अंदर जाने पर माइल किया। एक वजह तो यह थी और दूसरी वजह उसका नाम था, जो तख्ते पर बड़े बड़े हुरूफ में लिखा था, प्रोप्राइटर बीडी इसरानी। वो बीडी इसरानी था और मैं जीडी इसरानी। नामों की मुमासिलत ने भी मुझे इस दुकान के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। वो उम्दा कपड़े पहने, मुंह में लंबा सिगार दाबे, हाथों में हीरे की 2 अंगूठियां पहने, बढ़िया तंबाकू का खुशगवार धुआं छोड़ते अपनी कुशादा दुकान में इधर उधर घूम रहा था। पहले तो उसने मेरा कोई ख्याल नहीं किया, लेकिन ऑर्डर लेते वक्त जब उसने मेरा नाम मालूम किया तो खुशी से चौंक पड़ा। हम दोनों सिंधी थे और एक ही जात वाले, और ये हांगकांग का था, वतन से इस कदर दूर। चंद मिनटों में हम एक दूसरे से घुल मिल गए, जैसे बरसों के दोस्त हों। उसने मुझे रात के खाने पर अपने घर आने की दावत दी, जो मैंने फौरन कबूल कर ली। फिर मैंने अपनी एक तकलीफ भी इससे बयां की। मैं कैंथ होटल में ठहरा था। बॉम्बे ऑब्जर्वर के नुमाइंदे की हैसियत से हांगकांग आया था। ये सस्ता किस्म का होटल था। एक रोज रात को 2 बजे के करीब मैं लौटा तो मालूम हुआ होटल के 8-10 कमरों में एक साथ चोरी हो गई है। बदकिस्मती से उनमें मेरा कमरा भी शामिल था। मेरे दोनों सूटकेस चोरी हो गए और टाइपराइटर भी। पुलिस तहकीकात कर रही थी, करेगी और करती रहेगी, मगर मुझे 2 दिन बाद बंबई लौटना था। ऑब्जर्वर के एडिटर ने फौरन वापस आने के लिए तार दिया था। हांगकांग में मेरा काम खत्म हो चुका था। अब मुझे बंबई पहुंचकर वहां से फौरन नैरोबी जाना था। मुझे कुछ रकम चाहिए, मैंने बीडी इसरानी से कहा, मगर मैं अब इसके इब्ज सिर्फ अपना चेक पेश कर सकता हूँ, वो भी हिंदुस्तान के बैंक का। कितनी रकम चाहिए?" उसने पूछा। 500 रुपये। जरूर। बीडी इसरानी ने इत्मीनान का सांस लिया। मेरे साथ चलो, मैं अभी बैंक से अपनी गारंटी पर आपका चेक कैश कराए देता हूँ, या खुद रकम दे दूंगा। यहाँ हम सिंधियों का अपना एक बैंक है, द सिंधी मर्केंटाइल बैंक, 5 मंजिला इमारत में वाक़ था। बीडी इसरानी ने मुझे बताया कि बैंक की इमारत का मालिक वही है। 11,000 रुपये किराया हर महीने आता है। वो बैंक का डायरेक्टर भी है। 500 रुपये दिलवा कर उसने मुझसे कहा, शाम के ठीक 6 बजे मेरी दुकान पर आ जाना। घर जाने से पहले थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। मैं शाम के ठीक 6 बजे उसकी दुकान पर पहुंच गया। वो पहले ही से मेरी राह देख रहा था। दुकान के मुलाजिमों को हिदायत देकर मेरे साथ बाहर निकला। दुकान के बाहर बादामी रंग की एक मर्सिडीज खड़ी थी। हम इसमें बैठ गए। वो मोटर बहुत तेज चला रहा था, मगर गाड़ी के ब्रेक बहुत उम्दा थे। इसका चेहरा छोटा मगर जिस्म बहुत मजबूत था। खास तौर पर उसके हाथ बड़े मजबूत और बालों से भरे दिखाई देते। खूबसूरत जोड़े के अंदर उसका जिस्म जरूर किसी बिन मांस का गोरिल्ला का रहा होगा। वो राह चलते चलते सीटी बजाता, किसी खूबसूरत चीनी लड़की के करीब जाकर अपनी तेज मोटर एकदम धीमी करके
इससे चीनी जबान में कुछ कहता और फिर हंसकर आगे चल देता। इसके लब और लहजे से मालूम होता था कि नशाइस्ता फिक्रे किस कर रहा है। किसी चीनी लड़की से पिटे नहीं अब तक? मैंने पूछा। यहाँ किसकी हिम्मत है जो इस रानी को पीटे? ये गली मेरी है। तुम्हारी कैसे है? इस गली के सब गुंडों को मैं जानता हूँ। यहाँ मेरे 2 जुआ खाने चलते हैं, देखोगे? देख लेंगे। सामने क्रॉकरी की दुकान, पिछवाड़े जुआ खाना, दोनों के दरमियान जाए हाजत का एक लंबा कमरा, जिनके अंदर 2 अधेड़ उम्र के चीनी छोटे छोटे तौलिए लिए खड़े थे। वो इस रानी को तो पहचानते ही थे, इसलिए मुझे जुआ खाने जाते हुए किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मगर दूसरे ग्राहकों के लिए कोडवर्ड था। इस जुआ खाने में वही आ सकता था जिसे वो खुफिया लफ्ज मालूम होता, वरना बस हाजत दूर करे और वापस हो जाए। मैं हर काम बड़े स्टाइल से करता हूँ। बीडी इस रानी ने मुझे अपना जुआ खाना दिखाते हुए कहा। उम्दा सजे हुए 10 कमरे, दुबैज बेआवाज गालीचे, खामोश मोअदिब बैरे, नाजुक इंदाम चीनी लड़कियां जाम पेश करती हुई और अमीर ग्राहक। यहाँ हाई क्लास जुआ चलता है। सिर्फ गिने चुने ग्राहक आते हैं। रोज रात को 2,500-3 हजार डॉलर मुझे यहाँ से मिलता है। बाहर क्रॉकरी की दुकान भी अच्छी चलती है। बहुत खूबसूरत जगह है, मैंने इससे कहा। यहाँ तो खलीफा हारून रशीद की तरह ताली बजाने को जी चाहता है। कौन खलीफा? उसने हैरत से मेरी तरफ देखकर पूछा। इसकी आंखें मुझे उस वक्त बड़ी मासूम और भोली सी मालूम हुई। कुछ नहीं, मैंने बात टालते हुए कहा। बम्बई में मेरा एक दोस्त है, वो मुझे उस वक्त याद आ गया। जब वो कोई अच्छी जगह देखे तो ताली पीटने लगता है। क्या बचपना है, उसने मुझसे कहा और लंबा सिगार अपने मुंह में लेकर उसका खुशगवार धुआं मेरे मुंह पर फेंकने लगा। जुआ खेलोगे? उसने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। वो मुझे लिए बाहर आ गया। दूसरा जुआ खाना दिखा के वो मुझे टी हॉक स्ट्रीट में ले गया। वहां भी सब लोग उसे जानते थे। उनके चेहरों से लगता था जैसे इससे डरते भी हैं। यहाँ मेरा एक चंडू खाना है, इस रानी ने मुझसे कहा। क्या अभी तक इधर चंडू खाने मौजूद हैं? मैंने इससे पूछा। हांगकांग में तो हैं, उधर सुना है नहीं रहे। इस रानी ने मुंह से सिगार निकाल उधर की तरफ इशारा किया। चंडू खाने की फिजा मुझे बड़ी भली मालूम हुई। अच्छा इंतजाम था। हशत पहलू चीनी शमा दान, हर पहलू पर रंगदार झालरें लटकती हुई। छोटे छोटे प्यालों में अनवा ओ इकसाम की मुनशियात और तिरछे पपोटों वाली हसीनाएं जो नशा ला सकती थी। ये चंडू खाना भी हशत पहलू था। हर कमरा एक मरकजी हॉल में निकलता, जिसमें चंद चीनी साजिंदे बैठे थे और एक चीनी रकाशा ठुमक ठुमक कर नाच रही थी। मिकाओ से मंगाई है, इस रानी ने मुझे बताया। $200 रोज पर। कैसी है? अच्छी है। मिलोगे? नहीं, तुम्हारी मर्जी। बाहर आके हम उसकी मर्सिडीज में उड़ गए। उसने बताया पूरे कोलुओन में टी हॉक का चंडू खाना सबसे बढ़िया है। रात को 5-7 हजार डॉलर की गाहकी होती है, दिन को भी 2-2.5 हजार की हो जाती है। वंडरफुल बिजनेस। और कपड़े की दुकान? मैंने पूछा। अरे वो तो एक साइन बोर्ड है, वहां से क्या मिलता है? आजकल सीधा धंधा करके कौन जी सकता है? कैसी बेवकूफ़ी की बातें करते हो, उसने मुझसे कहा। इसमें क्या शुबा है, मैंने जवाब दिया। फिर वो मुझे एक कहबा खाने ले गया। मैं समझ गया कि वो क्या चाहता है। वो दरअसल मुझे अपनी सल्तनत दिखा रहा था। गरीब सिंधी आज से 35 बरस पहले $200 लिए हांगकांग आया था। आज उसी बीडी इस रानी का शुमार हांगकांग के अमीर तरीन लोगों में होता है। ऐसे ऐसे मेरे 6 हैं, उसने पहला कुहबा खाना दिखाते हुए कहा। कोई लड़की पसंद आई?
नहीं। क्या तुमको लड़कियां पसंद नहीं? है तो सही, मगर अपने घरों में। क्या मतलब? उसने फिर उन्हीं हैरत जदा मासूम निगाहों से मेरी तरफ देखा जो उसकी बड़ी बड़ी रोशन और सयाल पतीलों से छीन कर आ रही थी। इस लम्हे वो निगाह बहुत पाकीज़ा थी, सर्दियों की पहली बर्फ की तरह मेरे चेहरे पर गिर रही थी। मैंने तशरीह करना मुनासिब ना समझा, सिर्फ इतना कहा कि मेरे लिए हांगकांग और कलकत्ता या बंबई के कहवा खानों में कोई फ़र्क नहीं। अगर कोई फ़र्क है तो महज ज़हीरी सजावट या फिर चेहरे की ज़हीरी साखत में। वहाँ लड़कियाँ भारतीय हैं, यहाँ चीनी, और कोई फ़र्क नहीं। ओहो, मैं समझ गया, तुमको फॉरेन माल पसंद है। एम्बेसी रोड पर जो मेरा बुरा थल है, इसमें बाहर का माल भी मिलता है। अभी तुमको उधर ले चलता हूँ। उधर एक नई छोकरी आई है, इसको जरा देख लूँ। इस रानी ने मुहतम्मिम से चीनी में कुछ बात की। वो लोग हमें एक नियत तारीख कमरे में ले गए, जहाँ एक चीनी लड़की हाथ पांव से बंधी सोफे पर पड़ी थी। इस रानी के कहने पर उसके हाथ पांव खोल दिए गए। इसकी उम्र मुश्किल से 15-16 साल होगी। इस रानी चंद मिनट तक उसे चीनी जबान में कुछ समझाता रहा, मगर वो लड़की बराबर सिर हिलाकर इनकार करती रही। आखिर में चीखने और कमरे से भागने की कोशिश करने लगी। इस रानी ने घूंसा मार कर लड़की को नीचे गिरा दिया। उसके मुंह से खून जारी हो गया। वो फर्श पर पड़ी पड़ी सिसकने और वहशत जदा निगाहों से हमारी तरफ देखने लगी। इस रानी मुझे लेकर बाहर आ गया। उसने दरवाजा बाहर से बंद करके अपने माथे का पसीना पोंछा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, कल ही ताइवान से 6 लड़कियां और एक बीज मंगवाया है। हर दूसरे तीसरे महीने नई मंगानी पड़ती हैं, वरना कारोबार नहीं चलता। अगवा करके लाई गई है, इसलिए धंधा बिल्कुल नहीं जानती। एकदम अनाड़ी है। उसे कुछ मर्दों के हवाले करता हूँ, तभी सीधी होगी। इसका घर बहुत उम्दा और छोटी सी पहाड़ी ढलवान पर वाक़ था। वहाँ से हांगकांग का सारा मंजर नजर आता। बीवी शारदा बहुत ही घरेलू और सीधी सादी औरत थी। 2 बच्चियाँ थीं, बड़ी प्यारी और मासूम। एक 10 साल की होगी, दूसरी कोई 12-13 बरस की। उसने मुझे बताया सबसे बड़ी लड़की की शादी हो चुकी। इसका ख्वावंद अमेरिका में कारोबार करता है, सिंधी है। जुनूबी अमेरिका में बहुत बड़ा धंधा है। मेरी लड़की के 2 बच्चे भी हैं। वो बहुत खुश है अपने घर में। लड़का कोई नहीं? मैंने पूछा। लड़का ना हो तो मुक्ति कैसे होवे? वो जोर से हंसा। 2 लड़के हैं, मगर दोनों सियाने उम्र के। एक को फिलिपाइन में बिजनेस करके दिया है, दूसरा जापान में है। पी के वो चहकने लगा। भगवान ने सब कुछ दिया है मुझको। शारदा उसके करीब बैठी हमारी बातें सुनते पीले रंग की ऊन से एक स्वेटर बुन रही थी। थोड़ी देर बाद शारदा ने अपनी बड़ी बेटी की तस्वीर लाकर मुझे दिखाई। एक खूबसूरत बेअकल लड़की एक मोटे ताजिर के साथ खड़ी थी। दोनों के चेहरों पर वो हमाकत भरी खुशी दारी थी, जो सिर्फ शादी के इब्तिदाई दिनों में नजर आती है। तभी वो हंसकर बोला, 35 साल हुए मैं हांगकांग आया था, $200 लेकर। आज 2 करोड़ से ज्यादा की जायदाद है मेरे पास। तुम एक आतिशफिशा पहाड़ के दहाने पर बैठे हो। हांगकांग 2 घंटे में चीन के पास जा सकता है। मैं बेवकूफ़ नहीं, इस रानी बोला। इसीलिए तो मैंने अपनी फर्म का सदर दफ्तर मनीला में खोल रखा है। सुखदास कव्वास का इंचार्ज बना दिया। बाकी सब बंदोबस्त ऐसा है कि मैं भी हांगकांग से 2 घंटे में जा सकता हूँ। एक अजीब मुकद्दस मुसर्रत आमेज मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली थी। वो बड़े इत्मीनान से अपने पेट पर धीरे धीरे हाथ फेरते कह रहा था, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। खाना खा के हम कॉफ़ी पी रहे थे कि दीवारी घड़ी ने 10 बजाए। इस रानी के मुंह से निकला, अरे! कॉफ़ी के प्याले उसके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी। उसने जल्दी से चेहरा अपने दोनों हाथों से छिपा लिया। शारदा दौड़ी दौड़ी दूसरे कमरे में गई और दौड़ी दौड़ी वापस आई। इसके हाथ ने
ता दर ता बहुत से रुमाल पकड़ रखे थे। शारदा ने जल्दी से वो रुमाल इस रानी के घुटनों पर रख दिए। मैंने देखा, इतनी देर में इस रानी का चेहरा आंसुओं से भीग गया। ना सिर्फ चेहरा, बल्कि उसकी हथेलियां भी भीग गई थी। जल्द ही वो रुमाल लेकर अपनी आंखें साफ करने लगा, मगर आंसू थे कि इसकी बड़ी बड़ी आंखों से उबलते चले आ रहे थे। मैं हैरत से इसकी तरफ देख रहा था। वो रुमाल से अपने आंसू साफ करते हुए बोला, तुमसे बातें करते हुए मुझे ख्याल नहीं रहा। क्या ख्याल नहीं रहा? कि वक्त आ गया है। कौन सा वक्त? वो कुछ देर चुप रहा, फिर अपनी आंखें साफ करते हुए बोला, मुझे इस दुनिया में कोई तकलीफ नहीं। बस अगर कोई तकलीफ है तो यही, जूं ही रात के 10 बजते हैं मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कभी घंटा भर, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी आंखों से आंसू जारी रहते हैं। मगर क्यों? क्या मालूम। अमेरिका तक हो आया हूं इन आंखों के इलाज के लिए, मगर किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुई। किसी डॉक्टर को मेरी बीमारी का पता नहीं चल सका। क्या होता है? बस आंसू बहते हैं, बस आंसू बहते हैं, और कोई तकलीफ नहीं होती। नहीं, और कोई तकलीफ नहीं होती? इसकी आंखें रो रही थीं, आंसू गालों पर बह रहे थे। वो बार बार रुमाल लगाकर अपनी आंखों को खुश्क करता। आंसू बहकर निकलते चले आ रहे थे। यकायक मुझे उसका भीगा, आंसुओं में तर चेहरा एक ऐसी लाश का चेहरा दिखाई दिया जो पानी में डूबी हो। फिर दूर किसी गहरे कुएं से मुझे एक लड़की की चीखें सुनाई देने लगी। शायद ये आंखें एहतिजाज करती हैं। क्या? वो आंखें पहुंचते पहुंचते मेरी तरफ हैरत से देखने लगा। क्या कह रहे हो तुम? मैं नहीं समझा। कुछ नहीं, ये वो बीमारी है जिसे तुम नहीं समझ पाओगे। मैंने सर पर टोपी रख उसे सलाम किया और इस रानी और इसकी बीवी को हैरान और शशदर छोड़कर बाहर निकल आया। कहबा खाना की लड़की अब हंस रही थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।